Dear students of BA Part 3 Political Science Honors मिर्जा गालिब कॉलेज गया। आज मैं आप लोगों को मेथड्स फॉर द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। आधुनिक सभ्यता के विकास में लोक प्रशासन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लोक प्रशासन राज्य के लिए एक बहुमूल्य उपकरण है, फिर चाहे राजतंत्र शासन व्यवस्था हो या लोकतंत्र हो। लोक प्रशासन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। 21वीं सदी में राज्यों के स्वरूप में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिला है। आज लोक कल्याणकारी राज्य के दौर में राज्य का मुख्य उद्देश्य जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, जिसमें लोक प्रशासन की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए लोक प्रशासन के मूल सिद्धांतों, उसकी मान्यताओं तथा उसके विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए उसकी वैज्ञानिक तथा क्रमबद्ध अध्ययन करना आवश्यक है। इसलिए विभिन्न पद्धतियों और उपागमों के सहारे ही लोक प्रशासन का सही अध्ययन किया जा सकता है। इस संबंध में कहा गया है कि जीव विज्ञान के लिए जो महत्व अनुवीक्षण यंत्र का है, ज्योतिष शास्त्र के लिए दूरदर्शक यंत्र का है, वही उपयोग और महत्व सामाजिक विज्ञानों के लिए वैज्ञानिक पद्धति का है। लोक प्रशासन की गणना सामाजिक विज्ञानों में ही की जाती है। इसलिए इसके अध्ययन के लिए भी कई पद्धतियों एवं उपागमों और सिद्धांतों का विकास किया गया है। लोक प्रशासन की प्रकृति में परिवर्तन तथा उसके क्षेत्र में विस्तार के साथ साथ परंपरावादी अध्ययन पद्धतियां के साथ साथ व्यवहारवादी पद्धति का भी विकास हुआ है। इसी प्रकार लोक प्रशासन के अध्ययन के लिए विकसित उपागमों में यांत्रिकी उपागम के साथ साथ मानवीय उपागम का भी विकास हुआ है। प्रत्येक पद्धतियां और उपागम लोक प्रशासन के अध्ययन में सहायक है और प्रत्येक पद्धतियां और उपागम के अपने लाभ और हानि है। लोक प्रशासन के अध्ययन की सुविधा के लिए इसके पद्धतियों या उपागमों को 3 हिस्से में बांटकर अध्ययन किया जाता है। इसका पहला दृष्टिकोण है परंपरागत दृष्टिकोण, दूसरा दृष्टिकोण है व्यवहारवादी दृष्टिकोण तथा तीसरा दृष्टिकोण है व्यवस्थावादी दृष्टिकोण। इन्हीं 3 उपागमों के अनुसार या इन्हीं 3 दृष्टिकोणों के अनुसार लोक प्रशासन का विस्तृत रूप से सटीक एवं लाभकारी अध्ययन किया जाता है। इस तरह इस चर्चा के उपरांत हम लोगों ने पाया कि अन्य सामाजिक शास्त्रों की तरह लोक प्रशासन के अध्ययन के भी विभिन्न पद्धतियां हैं। साधारणतः विभिन्न विषयों के अध्ययन के लिए 2 तरह की विधियां अपनाई जाती हैं, डिडक्टिव और इनडिडक्टिव। पहली विधि के अंतर्गत किसी विषय वस्तु का अध्ययन पर्यवेक्षण तथा परीक्षण के बाद अनुभव के आधार पर सामान्य सिद्धांतों को प्रतिपादन कर लिया जाता है। भौतिक विज्ञान द्वारा दूसरी पद्धति अपनाई जाती है, परंतु सामाजिक शास्त्रों में इस संबंध में कोई एक ही पद्धति पूर्ण रूप से अपनाई जा सकती है।
समाजशास्त्र के अध्ययन के लिए विभिन्न पद्धतियों का सहारा लेना पड़ता है। लोक प्रशासन भी एक सामाजिक शास्त्र है, इसलिए इसके अध्ययन के लिए भी विभिन्न पद्धतियों का सहारा लेना पड़ता है। इसके अध्ययन की पद्धतियों का वर्णन हम लोग इस चर्चा के द्वारा स्पष्ट रूप से कर सकते हैं। पद्धतियों में सबसे पहली पद्धति है कानूनी पद्धति। यूरोप के बहुत से देशों, जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस आदि में लोक प्रशासन का अध्ययन कानूनी दृष्टिकोण से किया जाता है। इन सब देशों में कानून के दो भाग हैं, संवैधानिक कानून तथा प्रशासनिक कानून। संवैधानिक कानून द्वारा सरकार के विभिन्न अंगों का वर्णन किया जाता है और इसके बीच संबंध स्थापित किया जाता है, परंतु प्रशासनिक कानून का संबंध राज्य, स्थानीय सरकारों, सार्वजनिक निगमों तथा सरकार के विभिन्न विभागों के संगठन और कर्तव्यों की व्याख्या करने से है। जिन देशों में राजनीति का अध्ययन संवैधानिक कानून द्वारा होता है, वहां प्रशासन का अध्ययन प्रशासकीय कानून द्वारा होता है। यही कारण है कि फ्रांस में प्रशासनिक कर्मचारियों के प्रशिक्षण काल में ही कानूनी ज्ञान पर ही अधिक जोर दिया जाता है। इंग्लैंड और अमेरिका में भी कुछ लोगों ने लोक प्रशासन की इस अध्ययन पद्धति की सराहना की है। वास्तव में यह उपयोगी पद्धति है। लोक प्रशासन को कानून की आवश्यकता बराबर पड़ती है, इसलिए प्रशासकीय कानून के ज्ञान की आवश्यकता बहुत अधिक है। लेकिन इस अध्ययन पद्धति की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि इसमें सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का कोई स्थान नहीं दिया गया है। दूसरी ऐतिहासिक पद्धति है। अन्य सामाजिक शास्त्रों की तरह लोक प्रशासन के अध्ययन में ऐतिहासिक पद्धति का महत्वपूर्ण स्थान है। लोक प्रशासन के अध्ययन के लिए इतिहास का ज्ञान बहुत जरूरी है। प्रत्येक देश के प्रशासन पर उस देश की प्राचीन परंपराओं का बहुत अधिक प्रभाव रहता है, जिसे समझने के लिए इतिहास का ज्ञान होना आवश्यक है। लोक प्रशासन के ऐतिहासिक अध्ययन से ही वर्तमान लोक प्रशासन को अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। ऐतिहासिक पद्धति के महत्व को जानने के लिए तथा उदाहरण के रूप में हम लोग कौटिल्य के द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र में वर्णित लोक प्रशासन की संरचनाओं, उसके कर्तव्यों तथा अधिकारों का अध्ययन कर सकते हैं, जिसमें लोक प्रशासन से संबंधित समस्त विभागों को सशक्त बनाने के विभिन्न उपायों पर विचार प्रकट किया गया है। तीसरी पद्धति है जीवन वृत्तात्मक पद्धति, या इसे इंग्लिश में बायोग्राफिकल मेथड भी कहते हैं। ऐतिहासिक पद्धति से ही मिलती जुलती एक और पद्धति है जिसे जीवन वृत्तात्मक पद्धति कहते हैं। इस पद्धति के द्वारा हमें प्राचीन प्रशासन में कुशल व्यक्तियों के अनुभवों का ज्ञान होता है, जो वर्तमान लोक प्रशासन के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। यह पद्धति ब्रिटेन में बहुत लोकप्रिय है। भारत में डॉक्टर जयकर ने अपने प्रशासकीय अनुभवों के संबंध में जो पुस्तक लिखी है, उससे भारतीय प्रशासक काफी लाभ उठा सकते हैं। इस प्रकार ऐतिहासिक पद्धति के तरह ही बायोग्राफिकल
पद्धति का भी लोक प्रशासन के अध्ययन में काफी योगदान है। चौथी पद्धति है राजनीतिक पद्धति, पॉलिटिकल मेथड। बहुत से विद्वानों ने लोक प्रशासन की राजनीति से अलग रखने पर दुख प्रकट किया है। ऐसे विचारकों के अनुसार प्रशासन को राजनीति से अलग नहीं रखना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक पग पर प्रशासन राजनीति को प्रभावित करता है। इन लोगों ने यह सिफारिश की है कि लोक प्रशासन का अध्ययन राजनीतिक दृष्टिकोण से होना चाहिए। ऐसे विद्वानों में जॉन गॉस और पॉल ए पल्लवी है, जो विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन लोगों का कहना है कि लोक प्रशासन को राजनीति का ही व्यवहारिक रूप कहा जा सकता है। स्वशासन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लोक प्रशासन को राजनीति से अलग नहीं रखा जा सकता है। वास्तव में सरकार का प्रत्येक कार्य ही राजनीतिक होता है, इसलिए प्रशासन के अध्ययन में राजनीतिक दृष्टिकोण का महत्व होना स्वाभाविक है। नेक्स्ट, पांचवी पद्धति है मनोवैज्ञानिक पद्धति, साइकोलॉजिकल मेथड। जिस तरह राजनीति विज्ञान में मनोवैज्ञानिक पद्धति को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, उसी तरह लोक प्रशासन में मनोवैज्ञानिक पद्धति को गले लगाया गया है। लोक प्रशासन के अध्ययन में मिस फॉलेट ने वैज्ञानिक पद्धति का जोरदार समर्थन किया है। मनोविज्ञान को मनुष्य के आचरण का विज्ञान माना गया है और लोक प्रशासन का संबंध भी मनुष्य के आचरण से है। लोक प्रशासन को मानव संबंध से अलग नहीं किया जा सकता। आधुनिक युग में सभी समस्याओं का समाधान मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि में खोजा जाता है। लोक प्रशासन संबंधी बहुत सी समस्याओं का हल भी मनोविज्ञान की सहायता से किया जा सकता है। वास्तव में मनोविज्ञान की सहायता से ही इस बात का पता लगाया जा सकता है कि वह कौन सी मानसिक परिस्थिति है जिसका प्रशासन पर प्रभाव पड़ता है। इस तरह लोक प्रशासन के अध्ययन में मनोवैज्ञानिक पद्धति का महत्वपूर्ण स्थान है। छठी पद्धति है वैज्ञानिक पद्धति, साइंटिफिक मेथड। लोक प्रशासन के अध्ययन का एक और दृष्टिकोण है जिसका संबंध वैज्ञानिक प्रबंध के आंदोलन से है। इस दृष्टिकोण के समर्थक का कहना है कि लोक प्रशासन का अध्ययन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से होना चाहिए। अमेरिका में बहुत वर्षों से लोक प्रशासन के संबंध में इस दृष्टिकोण को अपनाया गया है। लोक प्रशासन में कार्यकुशलता लाने के लिए वैज्ञानिक विचारधारा का प्रयोग होना आवश्यक कर दिया गया है। उन लोगों का कहना है कि हर प्रकार के क्रियाकलाप के प्रबंध के लिए वैज्ञानिक आधार पर सर्वोत्तम मार्ग या सिद्धांत खोजे जा सकते हैं। इस प्रकार पश्चिम के देशों में वैज्ञानिक पद्धति का अक्षरशः पालन किया जा रहा है। सातवीं पद्धति है कॉस्ट मेथड। इस पद्धति का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है। लोक प्रशासन के लिए यह पद्धति काफी उपयोगी सिद्ध हुई है। अन्य पद्धतियों में लोक प्रशासन पर समान रूप से विचार किया जाता है, किंतु इसके अंतर्गत लोक प्रशासन की किसी खास सेवा पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। उदाहरण के लिए हम लोग लोक प्रशासन के अलग अलग विभागों जैसे शिक्षा, पुलिस, सुरक्षा, राजस्व आदि का अध्ययन अलग अलग रूप में कर सकते हैं। इन विभागों द्वारा जो भी आंकड़े, अभिलेख, खोज
आयोग के प्रतिवेदन आदि रखे जाते हैं, उसके आधार पर प्रशासन के स्वरूप पर प्रकाश डाला जाता है। इस तरह स्पष्ट है कि इस पद्धति में लोक प्रशासन की समस्याओं पर आंगिक दृष्टि से विचार किया जाता है। इससे स्पष्ट है कि कॉस्ट मेथड आंतरिक समस्याएं जो लोक प्रशासन में होती हैं उसे सुलझाने के लिए बहुत ही कारगर पद्धति है। 8वीं पद्धति है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट मेथड, अर्थात मात्रात्मक माप पद्धति। भौतिक विज्ञान का इतना अधिक विकास इसी पद्धति को अपनाने के कारण हुआ है। यह पद्धति आंकड़ों के आकलन, संकलन एवं उसके परिणाम पर आधारित है। इस पद्धति से सिर्फ भौतिक विज्ञान का ही विकास नहीं हो रहा है, बल्कि आधुनिक युग में सामाजिक विज्ञानों ने भी इससे बहुत फायदा उठाया है। इसलिए लोक प्रशासन का अध्ययन भी इस पद्धति से किया जा सकता है। परंतु जहां विज्ञान में सिर्फ संख्या गणना के आधार पर बहुत सारे काम चल सकते हैं, वहां लोक प्रशासन में सिर्फ संख्या की गणना से काम नहीं चल सकता। लोक प्रशासन में गुणात्मक रूप से इस पद्धति पर काफी जोर दिया जाता है। प्रशासन की प्रगति सिर्फ कर्मचारियों की संख्या से नहीं हो सकती, बल्कि उसकी कार्यकुशलता, क्षमता आदि गुणों से ही हो सकती है। फिर भी कुछ क्षेत्रों में लोक प्रशासन के अध्ययन में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जब किसी विभाग के संबंध में व्यवस्थापिका को धन मंजूर करना हो तो उसे उस पद्धति से सहायता मिल सकती है। उस विभाग के कार्यों की जांच मात्रात्मक रूप से इस पद्धति से इस बात का पता लगाने में सुविधा होगी कि किस विभाग के प्रतिवेदन का क्या कार्यभार है और उसके लिए कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है। इस पद्धति का सबसे अधिक समर्थन अमेरिकी विद्वानों के द्वारा किया गया है, जिसमें रिडले और साइमन के नाम विशेष रूप से उल्लेख किए जाते हैं। इस प्रकार क्वांटिटेटिव मेजरमेंट मेथड न सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि आधुनिक युग के समस्त राष्ट्रों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो रहा है। 9वीं तथा अंतिम पद्धति है केस मेथड। इसे समस्यात्मक पद्धति भी कहते हैं। लोक प्रशासन के अध्ययन की इस पद्धति को भी काफी लोकप्रिय माना गया है। यह पद्धति अमेरिका की देन है। शासन में कोई निर्णय लेने की प्रक्रिया बहुत जटिल होती है, परंतु इस पद्धति की सहायता से निर्णय लिया जा सकता है। बहुत ऐसे प्रश्न हैं जिनके संबंध प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, किसी एक परिस्थिति के संबंध में यह विचार करना है कि कैसे और क्यों उत्पन्न हुई, किस प्रशासनिक स्रोत द्वारा उस परिस्थिति पर काबू पाया जाए, उसके बारे में कौन कौन सी दशाएं या परिस्थितियां हैं, इसके संबंध में निर्णय लेने के लिए किन किन तत्वों का सहारा लिया जाए, इत्यादि ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके संबंध प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए इस पद्धति का सहारा लिया जाता है।
इस प्रकार इस पद्धति को अपनाकर लोक प्रशासन की अनेक समस्याओं का हल किया जा सकता है। यदि मामलों की खोज करने वाले योग्य हों और रिकॉर्डों और विभागीय फाइलों को देखने की सुविधा प्राप्त हो, तभी इस पद्धति की सफलता की आशा की जा सकती है। वास्तव में पर्याप्त मात्रा में ऐसे प्रशासनिक मामलों का अध्ययन करने के बाद ही कुछ सामान्य निष्कर्ष निकाला जा सकता है। इसके अभाव में इस पद्धति की उपयोगिता संदिग्ध हो जाती है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि लोक प्रशासन के अध्ययन के लिए विभिन्न प्रकारों की विधियों और पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। अन्य सामाजिक शास्त्रों की तरह ही लोक प्रशासन के विषय का स्वभाव भी इतना विभिन्नताओं के लिए होता है कि किसी एक पद्धति से इसका पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए इसके अध्ययन में प्रत्येक पद्धति कुछ न कुछ सहायक अवश्य है और सबकी कुछ न कुछ महत्ता है। आधुनिक युग में लोक प्रशासन के अध्ययन में व्यवहारवादी पद्धति का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए संक्षेप में हम लोग व्यवहारवादी पद्धति का भी अध्ययन एक अलग पद्धति के रूप में करेंगे। व्यवहारवादी दृष्टिकोण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लोक प्रशासन के क्षेत्र में अपनाया जाने लगा। व्यवहारवादी उपागम लोक प्रशासन के अध्ययन हेतु उपयोग में लाए जाने वाले परंपरागत उपागमों जैसे ऐतिहासिक एवं संरचनात्मक के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। यह एक ऐसा उपागम है जिसका उद्देश्य लोक प्रशासन को आधुनिक मनोविज्ञान, समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र में विकसित सिद्धांतों, पद्धतियों, खोजों और दृष्टिकोणों के निकट संपर्क में लाना है। यह एक ऐसा प्रयत्न है जो प्रशासन के अनुभविक तत्वों को अधिक वैज्ञानिकता प्रदान करता है। इसका उद्देश्य प्रशासन संबंधी सभी घटनाओं एवं निर्णयों तथा निर्णय प्रक्रिया को एक ऐसे व्यवहार के रूप में प्रस्तुत करना है जिसका प्रेक्षण कर लिया गया हो या जिसका प्रेक्षण किया जा सकता हो। व्यवहारवादी उपागम का तात्पर्य है कि अनुसंधान व्यवस्थित हो तथा अनुभविक पद्धतियों का प्रयोग किया जाए। व्यवहारवादी शोध प्रशासनिक संगठन में वास्तविक व्यक्ति पर अपना समस्त ध्यान केंद्रित करती है। व्यवहारवादी दृष्टिकोण के कुछ प्रमुख मान्यताएं हैं, उसे भी संक्षेप में जानना आवश्यक है। जैसे अध्ययन की इकाई वृहद ना होकर लघु हो, संगठन में व्यक्ति एवं व्यक्ति समूहों के व्यवहार का अध्ययन उपयुक्त तरीके से हो, अध्ययन एवं शोध सिद्धांत निर्माण से प्रेरित होनी चाहिए, अंतर विषयक अध्ययन किए जाने चाहिए, मूल्यों तथा तथ्यों को पृथक रखा जाना चाहिए, अनुभवात्मक अध्ययन किए जाने चाहिए, तालिकाएं, ग्राफ, गणितीय मॉडल, अनुमान पर विधि का अधिकाधिक प्रयोग किया जाना चाहिए।
व्यवहारवादियों का दावा है कि विभिन्न प्रकार के संगठनों में मानवीय व्यवहार तथा आचरण का निष्पक्ष परीक्षण तथा अध्ययन संभव है। इस प्रकार हम लोगों ने व्यवहारवादी पद्धति के अंतर्गत यह देखा कि इसके अंतर्गत भिन्न भिन्न प्रकार के अन्य पद्धतियों का समावेशन था, जैसे साइकोलॉजिकल मेथड, केस मेथड, मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट तथा इसी के अंतर्गत इकोलॉजिकल मेथड भी आता है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि वर्तमान युग में व्यवहारवादी पद्धति का प्रयोग न सिर्फ लोक प्रशासन के अध्ययन के लिए किया जा रहा है, बल्कि अन्य सामाजिक शास्त्रों के अध्ययन को सटीक एवं उसके परिणाम को ठोस बनाने के लिए किया जा रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत व्यवहारवादी आंदोलन ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन के दृष्टिकोणों में परिवर्तन कर दिया। उस परिवर्तन का प्रभाव लोक प्रशासन पर भी पड़ा। लोक प्रशासन की जो परंपरागत अध्ययन की पद्धतियां थी, उन पद्धतियों में व्याप्त कमियों या खामियों को दूर करने के लिए आधुनिक राजनीति वैज्ञानिकों ने तथा लोक प्रशासन के चिंतकों ने व्यवहारवादी दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया। इससे स्पष्ट होता है कि पुराने जो उपागम थे, उनमें जो निहित कमियां थी, उन कमियों के प्रतिरोध में इस पद्धति का प्रयोग होने लगा। इस पद्धति के प्रयोग ने बहुत सारी जटिल समस्याएं जो राजनीति विज्ञान में ही न बल्कि लोक प्रशासन के क्षेत्र में व्याप्त थी, सबको दूर करने तथा उसके हल करने के उपायों का प्रयास किया। इस तरह हम लोगों ने आज लोक प्रशासन के अध्ययन में प्रयुक्त विभिन्न पद्धतियों तथा उसके उपागमों के बारे में अध्ययन किया। प्रिय छात्र छात्राओं, आप लोगों से आग्रह है कि इस कोविड-19 की महामारी के समय आप लोग इसके बचाव के जो निर्देश हैं उसका पालन सख्ती से करें तथा मानव समुदाय को बचाने और खुद को बचाने में सहयोग करें। इसके बाद दूसरे क्लास में लोक प्रशासन के जो दूसरे अध्याय हैं उसके बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा। धन्यवाद।